नमस्कार। आज के लाइव में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आजकल की हमारी जो सीरीज चल रही है लाइव की, वो है नेगेटिव हाउसेस के ऊपर, कुंडली के त्रिक स्थानों के ऊपर, छठे, आठवें और 12वें भाव के ऊपर। अभी तक कन्या लगन वालों के साथ हमारी चर्चा हो चुकी है और आज बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए। ठीक है, तो जो लोग तुला लगन वाले इस समय लाइव में जुड़ चुके हैं वो थम्स अप दिखाएं। तो तुला लगन वालों को आज बताया जाएगा कि आपकी कुंडली का छठा भाव, जो रोग, शत्रु और कर्जा बढ़ा सकता है, उसका स्वामी कौन है। आठवां भाव, जो आपके जीवन में असमंजस पैदा कर सकता है, उसका स्वामी कौन है। और 12वां भाव, जो लीगल प्रॉब्लम्स दे सकता है, हेल्थ इश्यूज दे सकता है, यहाँ तक कि ऐसा व्यय जिसको हम कहते हैं कि मन जो है वो, दिल जो है वो दुखता है, 12वां घर ऐसा व्यय करवा देता है। ठीक है, तो आज हम तुला लगन के साथ अपनी बातचीत साझी करेंगे। तुला लगन के सभी मित्र बिल्कुल ध्यान से उसे सुन सकते हैं। तो पंचांग है मेरे पास। कल जो है वो है अनंत चतुर्दशी। अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान गणपति जी को बड़े ही प्यार से, आदर से, स्नेह से 10 दिन की पाठ पूजा करने के बाद उनके साथ हंसी ठिठोली, खेल खेल के, जैसे घर में पूरे प्रेम के साथ रखकर उन्हें देवलोक में वापस भेजा जाता है प्रथा के अनुसार। तो कल अनंत चतुर्दशी है। जलंधर जो है हमारा पंजाब में, अगर आप दूर दूर से सुन रहे हैं तो वहाँ पे मेला बाबा सोडल भी लगता है, लेकिन हो सकता है कोविड का इफेक्ट उसके ऊपर हो। पर जो लोग जलंधर के मित्र इस लाइव में बैठे हैं वो मुझे बता सकते हैं कि सोडल का मेला कल लगेगा या उसका क्या प्रभाव रहेगा। वैसे मैंने सोडल का मेला अटेंड किया हुआ है, बहुत हजारों लाखों की भीड़ होती है। ठीक है, तो अनंत चतुर्दशी वाले दिन विष्णु भगवान का अनंत स्वरूप का ध्यान करके व्रत भी रखा जाता है, ऐसा मेरे पास पंचांग में लिखा हुआ है। और उसके बाद 2 तारीख को बड़ा ही इम्पोर्टेंट दिन है, पूर्णमासी है, पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा का श्राद्ध शुरू हो जाएगा। और 2 तारीख को ही अगर आपकी कुंडलियों में राहु और केतु के कारण कोई श्राप लगा हुआ है, पितृदोष जिसको बोला जाता है, जिसकी अक्सर व्याख्या मैं करता रहता हूँ। बृहस्पति राहु के रूप में गुरु चंडाल दोष एक पितृदोष होता है, मंगल राहु के रूप में अंगारक दोष एक पितृदोष होता है, शनि राहु के रूप में प्रेत छाया दोष एक पितृदोष होता है, शुक्र राहु के रूप में कलंक दोष एक पितृदोष होता है, बुध राहु के रूप में जड़ दोष एक पितृदोष होता है। और ऐसे ही चंद्रमा या सूर्य राहु के साथ आ जाए तो ये ग्रहण दोष होते हैं। तो कल का दिन जो है बड़ा ही माफ़ कीजिएगा, 2 सितंबर का दिन है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस काम के लिए, अगर आपकी कुंडलियों में पितृदोष बने हुए हैं। ठीक है, तो आप सबका स्वागत है। 25 लोग इस समय, 26-27 लोग जुड़ चुके हैं। और एक तो इसको मैं शेयर कर लूँ अपनी प्रोफाइल पे, और दूसरा क्योंकि तुला लगन की बात करेंगे आज, तो तुला लगन के थम्स अप जो हैं वो मुझे बहुत अभी कम देखने को मिले हैं। तो जितने लोग अधिक जुड़ जाएंगे उनके साथ फिर चर्चा शुरू करेंगे, क्योंकि कुछ लोग जब बाद में जुड़ते हैं ना तो फिर उनको थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है। तो अभी मैं वेट कर लेता हूँ आप सबकी। 27, हाँ 27 अभी जुड़े हुए हैं। तो हाँ, मिल गया। 7 शेयर्स आप लोगों ने पहले भी कर दिए हैं, बहुत अच्छी बात है।
और इसमें सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसके संयम शर्मा के, जो सारे ग्रुप्स में शेयर कर देता है, बाद में मैं चेक करता हूँ हमेशा। तो लीजिए मित्रों, आज हम बात करेंगे तुला लगन के विषय में। यहाँ पे तुला राशि की बात नहीं की जा रही, क्योंकि जो चंद्र राशि तुला होती है वो कुंडली के किसी भी भाव में आ सकती है। जब 7 नंबर अंक आपके प्रथम भाव में लिखा होगा तो कुंडली बनेगी तुला लगन की, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब भी आप मेरे साथ बात करेंगे, मैं चंद्र राशि की बात कभी करता ही नहीं हूँ, तुला राशि की कोई बात नहीं होगी। हाँ, जब मैं आपको 7.5 का ज्ञान दूंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि चंद्र राशि के एक घर पीछे शनि, एक घर ऊपर शनि, एक घर आगे शनि हो तो 7.5 बनती है। वो जब 7.5 के सब्जेक्ट के ऊपर हम आएंगे तो केवल और केवल तब चंद्र राशि की बात मैं करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे चंद्र राशि की कोई बात नहीं होगी, ठीक है। केवल लगन की बात होती है। और आज हमें 7 नंबर लगन है जिन लोगों का, तुला लगन, उनके लिए जानकारी साझी करनी है कि आपके जीवन में कुंडली के जो 12 खाने होते हैं उनमें से छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, उनके स्वामी कौन है, ठीक है। और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पहले अपने शुभ योगों को, जिसको हम त्रिकोण योग कहते हैं। आपका जिन मित्रों का तुला लगन है वो ये जान लीजिए आपकी कुंडली है दैत्य श्रेणी की कुंडली, क्योंकि शुक्राचार्य असुरों के गुरु माने गए हैं, दैत्यों के गुरु माने गए हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पास 2 राशियों की मलकियत है, एक तुला राशि, एक वृष राशि। तो आज जिस राशि की बात करेंगे तुला राशि की, तुला राशि अगर आपके प्रथम भाव में आ जाए तो वो तुला लगन की कुंडली बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो तुला लगन वाले हैं वो, उसका स्वामी शुक्र है, दैत्य श्रेणी की कुंडली है। तो आपको ध्यान क्या रखना है तुला लगन वालों को कि आपके 3 योगकारी ग्रह कौन कौन से हैं। एक है बुध ग्रह, एक है शुक्र ग्रह, एक है शनि ग्रह। एक आपके लगन का स्वामी बनेगा जो आपके सर से लेकर पांव तक आपकी पूरी पर्सनैलिटी के बारे में बता देता है। एक आपके पंचम का स्वामी बनेगा जिसको हम ग्रस्त भाव बोल देते हैं, क्योंकि औलाद जुड़ी होती है उससे, शिक्षा का भाव बोल सकते हैं उसको। एक आपके नवम का स्वामी बनेगा जो आपके भाग्य का, धर्म का, संस्कारों का, यात्रा का भाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 जो शुभ भाव हैं आपके, लगन, पंचम, नवम, उनके स्वामी हैं बुध, शुक्र और शनि। तो जब आपके साथ नेगेटिव हाउसेस की बात करूंगा मैं, 6, 8वें, 12वें घर की, तो आपको ध्यान से समझना होगा कि आपकी कुंडली के 6, 8वें, 12वें भाव में आपके ही किसी मित्र ग्रह की राशि तो नहीं आ रही। अगर 6, 8वें, 12वें भाव में तुला लगन वालों के बुध, शुक्र या शनि की राशि आएगी तो उसके साथ कैसे डील करना है मैंने आपको पिछले लाइव में बता दिया है। उसे ट्यून करना होगा हमें। ट्यून समझते हैं ना, उसको हम डाउन नहीं करेंगे, उसको हम ट्यून करेंगे। ऐसे ही तुला लगन वालों की कुंडली में, तुला लगन, मेरे पास एक चार्ट है जिसमें मैं बता सकता हूं तुला लगन वालों के लिए न्यूट्रल ग्रह कौन सा है। न्यूट्रल ग्रह वो होता है जिसकी दोनों राशियां शांत भावों में हो, दोनों ही राशियां, ठीक है। उस अगर वो न्यूट्रल ग्रह देव राशि का भी हो तो भी उसे कोशिश कीजिए, अगर उसकी स्थिति कुंडली में खराब नहीं है उसे भी ट्यून कर लेना चाहिए, वो भी फायदा दे देता है कभी कभी, ठीक है। और जो आपके लगन, पंचम, नवम के ग्रह हैं उन्हें स्ट्रॉन्ग करना है हमेशा। और बच जाएगा मोस्ट नेगेटिव प्लैनेट कि सबसे खराब कौन है जो तुला लगन वालों को खराब करता है, ठीक है। फिर उसकी डोनेशंस होंगी, वो हम आज जब चर्चा करेंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। हाँ, इतना जरूर देख लीजिए कि अगर आप तुला लगन हैं,
आपके 3 शुभ ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र और शनि। उनमें से कोई भी नीच है, कोई भी वक्री है, कोई भी अस्त है। मान लीजिए तुला लगन है, शनि नीच है या बुध नीच है या शुक्र नीच है या इन तीनों में से कोई वक्री है या कोई अस्त है या तीनों ही वक्री या अस्त या नीच हैं, तो आपकी कुंडली बिल्कुल कमजोर कुंडली होती है। फिर वो उसको हम मध्यम स्तर की कुंडली मानते हैं, क्योंकि कुंडली में भी हम 100% चेक करते हैं। अगर तो तीनों योगकारी ग्रह जन्म के समय बढ़िया राशियों में मजबूत हों या उच्च हों, उनके ऊपर राहु केतु की दृष्टि ना हो, फिर मैं कहता हूं कि भाई ये कुंडली तो ऐसी है, इसको तो दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन तुला लगन का शनि ही नीच हो जो योगकारी होता है, तो समझ लीजिए फिर उनकी कुंडली मध्यम दर्जे की औसत कुंडली होती है। तुला लगन का शुक्र ही अगर नीच हो जो लगन का स्वामी होता है, तो समझ लीजिए लगन हमेशा उनका कमजोर रहेगा, उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी रहती है। अगर तुला लगन का बुध ग्रह ही डाउन हो, नीच हो, तो समझ लीजिए भाग्य इतना साथ नहीं देता, जीवन में संघर्ष व दिक्कत का योग देखने को मिलता है जब भी कुछ भी नया करने जाएंगे। तो ये 3 ग्रह जो हैं आपके, बुध, शुक्र और शनि, अगर ये नीच हुए, वक्री हुए, अस्त हुए, राहु केतु की दृष्टि में हुए, राहु केतु के साथ हुए या अपने शत्रु ग्रह के साथ हुए, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली मध्यम दर्जे की औसत एवरेज सी कुंडली होती है। उसमें कोई ये योग नहीं होता कि ये अरबों खरबों पति हो जाएगा, वो हजारों लाखों पति तो आजकल कोई भी बन जाता है, ठीक है। तो लेकिन जो बहुत हाई लेवल रिचेस्ट कुंडलियाँ होती हैं, उनको देखने का आनंद ही कुछ और आता है। और कई ऐसी भी कुंडलियाँ होती हैं जिनमें विपरीत राजयोग होते हैं, देखने में ये नीच ग्रह है, ये नीच सूर्य है या नीच मंगल है, लेकिन कोई ना कोई विपरीत राजयोग उन्हें ऐसा सपोर्ट करता है, वो भी उनकी नैया पार करा देता है। तो किसी दिन ऐसा टॉपिक भी बनाएंगे। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड से टॉपिक होते हैं, है ना। चलित कुंडली का, विपरीत राजयोग का। कल किसी ने मुझे पता नहीं इसी कमेंट लाइन में लिखा हुआ था या व्हाट्सएप में मैसेज भेजा था कि वो योगनी दशा बताइए। तो ये आपके समझ की बातें नहीं हैं। ये जब हमें पिन पॉइंट कोई प्रेडिक्शन देखनी होती है, पिन पॉइंट, है ना, कि कब किस दिन होगा, तब इन चीज़ों के ऊपर हम ध्यान देते हैं। लेकिन सच बताऊं तो हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम जनरलाइज करके बात करना चाहते हैं। उसका कारण ये है कि हमें तो कैलकुलेशन में सब कुछ सिखाया जाता है जब हम एस्ट्रोलॉजी को पढ़ते हैं, लेकिन आपकी कुंडली का टाइम करेक्ट नहीं होता, है ना। आप कहेंगे 10:15 है, वो तो आपने बताया है। कई बार वो 10-12 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 16 भी, 17 भी। इसलिए हमने तो 10-15 वाली कुंडली के करेक्ट पीरियड निकाल देने हैं कि इस महीने में, इस साल में, इस दिन शादी है, यहाँ पे विदेश योग है, यहाँ पे मृत्यु योग है, यहाँ पे संतान योग है। तो वो करेक्शन बहुत मुश्किल होती है फिर, इसलिए इन चीज़ों को हम लोग छोड़ चुके हैं। हम तो मोटा मोटा महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा देखते हैं, वो भी आपके बताए हुए टाइम के अनुसार। अगर आपने गलत बताया होगा तो आपके सिर मत्थे है, आपके उपाय आपको लगें, आपके रतन आपको पढ़ें ना पढ़ें, पहनने के बाद काम करें ना करें, वो सारी चीज़ें आपके ऊपर ही होती हैं। हमें तो जो आप डेट, टाइम, प्लेस देंगे, है ना, उसके विषय में हम आपको जानकारी दे सकते हैं, ठीक है। तो कई बार लोग कह देते हैं कि पंडित जी आपने उपाय बड़े बताए थे, हमने किया भी है, लेकिन इतना असर नहीं है। तो उसका मतलब यह है कि आपके पास आपकी कुंडली की सही डेट, टाइम, प्लेस नहीं है। उसमें ये हमें तो जो ब्लड का सैंपल आएगा हमने निकाल के बता देनी है बीमारियां क्या क्या हैं, चाहे आप पड़ोसी का ब्लड दे दो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको समझनी पड़ेंगी। तो 47 लोग हो गए हैं। मैं इसलिए बीच में कोई ऐसी जानबूझ के बात छेड़ देता हूँ कि ज़्यादा लोग आ जाए, ताकि फिर बाद में मुझे कहेंगे मेरा लगन निकल गया। तो अब 50 लोग हो गए हैं। तो अब मैं आपको दोबारा जो लोग लेट जुड़े हैं बता देता हूँ कि तुला लगन की आज बात कर रहे हैं। तुला लगन वालों के लिए छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, इसके स्वामी कौन है, इसकी बात कर रहे हैं आज। अब तक हम कन्या लगन तक सबको बता चुके हैं कि आपके इन नेगेटिव हाउसेस के त्रिक स्थानों के स्वामी कौन कौन है, ठीक है।
आज तुला लगन वाले ये समझ लें। अभी जो अभी जुड़े हैं उन्हें मैं बता देता हूं कि अब से पहले मैंने केवल यही बताया है कि आपके शुभ ग्रह बुध हैं, शुक्र हैं और शनि हैं। इनका कुंडली में मजबूत होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बुध शुक्र शनि ये 3 योगकारी ग्रह तुला लगन वालों के नीच हों, वक्री हों, अस्त हों, या राहु केतु के साथ हों, या शत्रु ग्रह के साथ युति बना रहे हों, या उनकी दृष्टि में भी आए हों, तो आपके योगकारी ग्रह कंडम होते हैं। आपकी कुंडली मध्यम दर्जे की औसत एवरेज सी कुंडली होती है। अब तक मैंने ये बताया है, ठीक है। तो अब क्योंकि 50 लोग के आसपास आपकी चलती रहती है ये रेशो, तो अब शुरू करेंगे तुला लगन वालों के लिए छठे भाव का स्वामी कौन है। छठा भाव आप पिछले लाइव के हिसाब से मैं समझता हूँ अब काफ़ी सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। छठा भाव वो होता है जो रोग, शत्रु, कर्जा, चिंता, परेशानियां, झगड़े, टेंशन पैदा करता है, ठीक है। और अब ध्यान से आप समझ लीजिएगा, मैं छठे भाव में गए हुए ग्रह की बातें नहीं कर रहा, मैं छठे भाव के स्वामी की बातें कर रहा हूं। आपके लगन का स्वामी छठे भाव में जा सकता है, उसके उपाय अलग होते हैं, लेकिन मैं तो आपको जड़ बता रहा हूं, जड़, कि हमें जड़ को ही काट देना है ताकि हमारा लग्नेश, पंचमेश, नवमेश अगर छठे भाव में चला भी जाए तो जड़ अगर कमजोर होगी छठे भाव के मालिक की, मान लीजिए हम दुश्मन के घर में फंस गए, जाके शत्रु के किले में फंस गए, लेकिन उधर से हमारे गुप्तचर ने पहले ही उस किले के राजा को थोड़ी स्लो पॉइजन देके पहले ही उसको कमजोर किया होगा, तो हम यानी कि लग्नेश या पंचमेश या नवमेश छठे भाव में जाकर उतने कमजोर नहीं होंगे जितना नजर आएगा कि भैया ये तो शत्रु के घर में फंस गया जाके। अगर उसका मालिक पहले ही कमजोर किया होगा, किसने? हमारे ही गुप्तचरों ने, जिसको हमने पहले से ही भेजा होता है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ लीजिए, जो 7 नंबर लगन वाले हैं, तुला लगन वाले, उनके छठे भाव में राशि आएगी मीन। मीन राशि किसकी होती है पता है आपको? गुरु ग्रह की राशि होती है। बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे भाव का और छठे भाव का स्वामी होता है। तो ये बृहस्पति और शुक्र का रिश्ता क्या है ये भी समझ लीजिए। बृहस्पति है देवों के गुरु, देवताओं के गुरु। शुक्राचार्य हैं असुरों के गुरु, दैत्यों के गुरु। तो यहां पर क्या हो गया, दोनों अपनी अपनी जगह पर एक इंस्टीट्यूशंस के प्रिंसिपल हैं, इन दोनों में मुकाबला चलता है, समझ गए। जो बृहस्पति हैं वो देवताओं को वरदान देते हैं, देवताओं को शिक्षा देते हैं, उनको शक्ति प्राप्त करने की विधियां बताते हैं, और जब देवता असुरों को परास्त कर देते हैं तो जो शुक्राचार्य हैं वो उन असुरों को महामृत्युंजय जाप के माध्यम से फिर से जीवित कर देते हैं, समझ गए, फिर से जीवित कर देते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, दोनों का मुकाबला है। जो देवगुरु बृहस्पति की शक्ति से देवता शत्रुओं को डाउन करते हैं, शुक्राचार्य जी उन असुरों को फिर से महामृत्युंजय मंत्र पढ़ के जीवित कर देते हैं, जागृत कर देते हैं। आपको पता है शुक्राचार्य जो हैं उनकी एक आंख खराब है, समझ गए, एक आंख की रोशनी उनकी चली गई थी। उसका कारण है, आपने अगर कथा पढ़ी हो वामन अवतार की, राजा बलि जब अपना यज्ञ कर रहा था अंतिम, कि उस यज्ञ के बाद वो त्रिलोकनाथ हो जाएगा, तो प्रभु ने वामन का अवतार लिया। वामन अवतार लेकर प्रभु ने कहा कि भाई मैं तो अपनी जगह पर बैठूंगा, फिर तेरे साथ ज्ञान की चर्चा करूंगा, फिर बात करूंगा। तो राजा बलि ने कहा कि महाराज आप बहुत ही शुभ अवसर पर आए हैं, और मैं जिस यज्ञ पे बैठा हुआ हूँ उसका ये नियम है कि ब्राह्मण आ जाए द्वार पे और वो भी आपके जैसा तेजस्वी, तो उसके लिए तो यज्ञ छोड़कर पहले आपका स्वागत करना पड़ेगा। तो वो जो वामन के रूप में, बटुक ब्राह्मण, छोटे बौने के रूप में भगवान विष्णु ने जो अवतार लिया हुआ था, शुक्राचार्य जी ने अपनी योग बल से, तप शक्ति से देख लिया कि ये तो स्वयं नारायण आए हैं और कोई लीला रचेंगे अब।
क्योंकि देवताओं की माता ने बड़ी प्रार्थना की थी भगवान से कि भाई मेरे पुत्रों के लिए ये अब यज्ञ कर रहे हैं और ये नुकसान पैदा करेंगे। तो माता के दिति के गर्भ से जन्म लेकर वामन रूप में भगवान प्रकट हुए थे। और वहाँ पर जब महाराज बलि संकल्प करने के लिए वो जो बेकू कहते हैं उसको, एक्चुअली एक केतली टाइप होता है, केतली आपकी भाषा में बता देता हूँ, केतली जहाँ से चाय निकलती है, वो केतली उठाकर जल छोड़ने लगते हैं। तो उसकी जो पाइप है उसमें उसके गुरु शुक्राचार्य जी एक कीट पतंगे कीड़े का रूप लेके छुप जाते हैं कि ना जल बाहर आएगा ना मैं इसको संकल्प करने दूंगा। तो वामन के अवतार के रूप में भगवान ने कुशा से उस पाइप पे, उस बेकू में कुशा मारी और वो अंदर छुपे हुए शुक्राचार्य जी की आंख में चुभ गई थी। तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई थी वहाँ पे। तो यहाँ पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी हम उपाय जब करवाते हैं ना शुक्र ग्रह का, तो हम कहते हैं कि शुक्र ब्राह्मण है, शुक्र आचार्य है। अगर आप कोई ऐसा आचार्य, ऐसे पंडित जी, ऐसे ब्राह्मण देख लें जिनकी एक आंख की रोशनी ना हो, तो वहाँ पे किया हुआ दान दक्षिणा शुक्र ग्रह को मजबूत कर देता है। तो ये जो कथाएं हैं हमारे शास्त्रों की, हमारे सनातन धर्म की जो कथाएं हैं, उन्हें जरूर समझना पड़ेगा। उनमें जीवन का मर्म है, उनमें हमारा धर्म है, उनमें हमारा संस्कार है। और ये बात आप याद रख लीजिए, अगर हम अपने बच्चों को अपना धर्म, अपने संस्कार नहीं दे सके तो कोई दुष्ट आकर उन्हें अपना अधर्म दे देगा, ये याद रख लीजिए। तो ये हमारी जो सनातन धर्म की हमारी भागवत कथा है, हमारी रामायण जी की कथा है, भागवत गीता है ना, देवी पुराण है, शिव पुराण है, आजकल गणपति के उत्सव चल रहे हैं, गणेश पुराण भी है। बहुत कम लोगों को पता है कि महागणेश कौन है और गौरी के पुत्र गणेश कौन है, बहुत कम लोगों को पता है। अगर गणेश जी जो हैं गौरी के पुत्र हैं तो शंकर और पार्वती के विवाह में भी महागणेश थे। बहुत कम लोगों को पता है कि महागणेश कौन है और गौरी पुत्र गणेश कौन है। तो कारण यह है कि हमारी जो सनातन संस्कृति है वो बहुत गुम हो चुकी है। वो केवल ब्राह्मण के मुख से अंदर 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 चलती रही, छुप छुप कर एक दूसरे को हम बताते रहे। क्योंकि एक ऐसा भी युग आया था मुगलों का जब उनका बादशाह औरंगजेब सुबह की नमाज या सुबह का नाश्ता तब करता था जब उसको चारों तरफ से, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम से पता चल जाता था कि इतने जनेऊ काट दिए गए हैं, यानी कि इतने गले काट दिए गए हैं ब्राह्मणों के। क्योंकि वो पहला अटैक उसके ऊपर ही करते थे जो शिक्षक होता है, शिक्षक के ऊपर पहला अटैक करते हैं। चाहे जितने भी लुटेरे आए हैं भारत में, उन्होंने पहला अटैक शिक्षक के ऊपर किया है, क्योंकि शिक्षा देने वाला जो है पहले तो उसको मारो। फिर दूसरा अटैक किया रक्षक के ऊपर, क्षत्रिय के ऊपर, जो सीमा रेखा की रक्षा करता है, अब उसको मारो। तो इसलिए ध्यान रखिए, अभी भी हम एक तथाकथित आज़ादी में हैं। तो लेकिन जो जन संपर्क में रहेंगे हम, अगर जागृति में रहेंगे तो इन धर्म को, इन शिक्षाओं को, इन कथाओं को जागृत रखेंगे। और जितना आप इन सनातन धर्म की कथाओं को समझते जाएंगे, आपको जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शैली, जीवन में सफलता कैसे आती है अपने आप समझ आएगी। क्योंकि ये सारी लीलाएं हैं भगवान की। ठीक है, तो शुक्राचार्य जी की आंख में बटुक ब्राह्मण ने एक कुशा का, एक घास का तिनका मारकर उनकी आंख फोड़ डाली थी। तो तब से ये जब उपाय या उपचार में आपको बताते हैं हम लोग, जब भी किसी का शुक्र वीक हो, शुक्र खराब हो, तो अब देखिए उपाय भी है आपके लिए, रोचकता भी है। कई लोग कथा में सो जाते हैं, फिर उन्हें रोचक बात बतानी पड़ती है। तो शुक्र ग्रह का उपाय फिर ऐसे भी करवाया जाता है कि कोई ऐसा आचार्य ढूंढा जाता है, ब्राह्मण ढूंढा जाता है जिसकी आंख की रोशनी खराब हो। तो ये बड़ी ही कीमती बात है जो बातों बातों में मैंने आज आपके साथ साझी कर दी है। हालांकि टॉपिक हमारा कुछ और है। टॉपिक ये है कि तुला लगन वालों के रोग, शत्रु, कर्जे, यानी कि छठे भाव का स्वामी जुपिटर है, बृहस्पति है।
बृहस्पति देव श्रेणी का ग्रह है और तुला लगन के स्वामी शुक्र हैं, दैत्य श्रेणी बनती है। इसलिए आपको रोग शत्रु कर्जा जब भी सताए, समझ लीजिए बृहस्पति कहीं ना कहीं एक्टिव है, चाहे वो महादशा में हो, प्रत्यंतर दशा में हो, अंतर दशा में हो, प्राण दशा में हो, सूक्ष्म दशा में हो, कहीं ना कहीं बृहस्पति एक्टिव होगा। तो चाहे कुछ पलों के लिए हो, है ना, तुला लगन वालों के लिए तो एकदम झगड़ा हो जाएगा किसी के लिए। और खुदा ना खास्ता अगर गुरु की महादशा में फंस गए आप लोग, अब आप ध्यान से समझ लीजिए, राहु के 18 साल के बाद बृहस्पति की 16 साल की दशा आती है। और अक्सर मैंने देखा है जो रूटीन में एस्ट्रोलॉजी करते हैं ज्योतिष लोग, एस्ट्रोलॉजर्स, वो कहेंगे बस राहु की दशा निकल जाए, गुरु की दशा में तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तुला लगन वाले फंस जाते हैं। अगर राहु और शनि खराब हुए तो 18 साल राहु के, और आगे आकर बृहस्पति भी खराब करता है 16 साल। तो ये पूरा जीवन का एक पीरियड होता है 34 वर्ष का। 34 वर्ष खराब हो जाते हैं तुला लगन वालों को, सफलता नहीं मिलती, संघर्ष में डूबे रहते हैं अगर राहु भी खराब हो। और बृहस्पति तो आकर देगा ही आपको बीमारियां, परेशानियां, पैसा खत्म, सोना खत्म, गोल्ड खत्म, पर्सनैलिटी खत्म कर देता है जब भी तुला लगन वालों के लिए बृहस्पति एक्टिव होता है। तो कई बार क्या होता है, तुला लगन का योगकारी शनि अच्छा होता है, और जिनका शनि अच्छा होता है उनको उल्टा राहु की दशा, पिछले 18 साल तो बहुत अच्छे निकले होते हैं, लेकिन बृहस्पति की दशा आते ही उसका तरक्की का ग्राफ, उसकी सेहत का ग्राफ, उसकी गृहस्थी, औलाद, संतान, बच्चे, काम काज, दुकान, फैक्ट्री सब नीचे की तरफ चले जाता है। तो बरबस क्या मुंह से निकलता है कि भैया इससे तो जो राहु की दशा थी वो अच्छी थी। तो ये एक सच्चाई है कि तुला लगन वालों का अगर शनि बढ़िया हो तो जो उन्हें राहु देकर जाता है, जो उन्हें राहु देकर जाता है, गुरु सब आकर छीन लेता है, गुरु सब आकर खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है। इसलिए याद रखिए, आपके छठे भाव का स्वामी जो तुला लगन वाले लोग हैं वो गुरु ग्रह है। हालांकि देखने में जब ज्योतिष को पढ़ेंगे कहेंगे ये शुभ ग्रह है, तो बहुत सारे लोगों का एक्सपीरियंस भी होगा जो आप लोग कमेंट लाइन में मुझे बताते रहते हैं। तो बृहस्पति को हमेशा 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 तुला लगन वाले प्रयास करें। क्या प्रयास करें? डोनेट करने का, दूर करने का, गरीब को देने का, विसर्जित करने का, दान करने का, लंगर में डालने का, पंछियों को डालने का, जानवरों को डालने का। तो बृहस्पति की कारक तत्व चीज़ों का जितना आप डोनेट करेंगे, दान करेंगे, उतना ही गुरु शुभ होगा, उतना ही गुरु शांत होगा। यहाँ पर शुभ का मतलब है शांत होगा। हाँ देखिए, अब आप लोगों के नीचे कितने लोगों के मुझे एक्सपीरियंस मिल रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं कि 100% ये बात सही है कि बृहस्पति की दशा में आप लोग डाउन हुए हैं, राहु की दशा फिर भी कुछ ना कुछ दे रही होगी आपको। तो ये तुला लगन वालों के लिए एक बहुत शानदार भेद मैंने खोल दिया है, सीक्रेट मैंने खोल दिया है। जिंदगी में गलती से भी पुखराज ना पहन लें, क्योंकि अक्सर ज्योतिषियों को ये आदत पड़ी होती है, गुरु की दशा आ गई है पुखराज पहन लीजिए। तुला लगन वालों ने ऐसे ही पुखराज अगर पहन लिया किसी की बातों में आकर, एक तो पुखराज के 20, 25, 30 हज़ार रुपये जाएंगे, एक सोने की अंगूठी बनती है पुखराज की वो जाएंगे। यानी कि आजकल अगर पुखराज की अंगूठी बनानी हो कम से कम 60-65 हज़ार रुपये चाहिए, एक तो वो जाएगा हाथ से, दूसरा घर में जुड़ा हुआ पैसा जाएगा, शरीर की शक्ति जाएगी, एनर्जी पूरी डाउन हो जाएगी, क्योंकि आपने रोग शत्रु कर्जा देने वाला ग्रह अपनी उंगली पे सजा लिया 24 घंटे के लिए। हाँ बैल मुझे मार, जोर जोर से मार, और पंडित जी के कहने पे मार, उन्होंने कहा है। इसलिए याद रख लीजिए, यहाँ पे टेक्निकल एस्ट्रोलॉजी की बात होगी, यहाँ पे परफेक्ट ज्योतिष की बात होगी, यहाँ पे इमोशनल सी बात नहीं होगी कि गुरु की दशा तो पुखराज पहन लीजिए, शनि किया तो नीलम, बुध किया तो पन्ना। ये भी नाटक चलता है, ये भी मुझे बहुत सारे लोग आकर बताते हैं। और जो लोग ऐसा करते हैं ना, जैसे वीरवार वाले दिन पीला तिलक लगा लिया, पीली चीज पहन ली, पीली चीज खा ली,
तुला लगन वाले गलती से भी ना करें। तुला लगन वाले को वीरवार वाले दिन येलो चीजें गरीबों में बांटनी चाहिए, येलो चीजें पंछियों को, जल में रहने वाले जीवों को देनी चाहिए। पीली चीज का दान करेंगे, पुखराज से दूर रहेंगे, तो जाकर तुला लगन वालों को बृहस्पति शांत होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इस एक सबसे पहला पॉइंट ये आप नोट कर लीजिए कि रोग, शत्रु, कर्जा देने वाला ग्रह आपका बृहस्पति है। तो इसके लिए इसको बिल्कुल डाउन करना है आपने, शांत करना है आपने, ना ट्यून ना स्ट्रांग। ठीक है, अब आइए तुला लगन के अष्टम भाव पर चलते हैं। आठवां घर जिसको कहा गया है रहस्यमय घर, द मिस्ट्री, जिसको मृत्यु तुल्य कष्ट कहा गया है। इसको मृत्यु स्थान भी कहा गया है वैसे तो, लेकिन मृत्यु स्थान किसके लिए होता है? जो भी ग्रह इस घर में चला गया, मान लीजिए लगन का स्वामी अष्टम में चला गया, वो कहता है भैया शुक्र की मृत्यु हो गई, अब शुक्र की शक्ति जो पावर है वो लेस हो गई है। मान लीजिए पंचम का स्वामी अष्टम में चला गया, वो कहेगा आपके तो संतान का स्वामी मृत्यु स्थान में है, शनि की शक्ति क्षीण है, बच्चा होगा नहीं, होगा तो बचेगा नहीं, बच गया तो आपके साथ निभाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि अष्टम स्थान जो है वो एनर्जी को ही डेड कर देता है जो भी उसके अंदर आता है, इसलिए उसको मिस्टीरियस हाउस कहा गया है। लेकिन तुला लगन वाले कंफ्यूजन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुक्र की एक राशि तुला आपके लगन में आएगी और दूसरी राशि वृष आपके 8वें घर में आएगी। तो तुला लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह अष्टमेश भी है और लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है, लग्नेश भी है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो जाती है बड़े बड़े ज्योतिषियों के लिए भी और बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए भी कि अब हम क्या करें। अगर लगन को मजबूत करना है, पर्सनैलिटी को, नेम फेम को, तो शुक्र का रत्न पहना जाता है, डायमंड या ओपल। अगर डायमंड या ओपल पहन लेते हैं लगन को मजबूत करने के लिए, तो अष्टम स्थान भी जाग जाएगा, क्योंकि शुक्र की शक्ति वहां पर भी है। तो यहां पर आपको असमंजस से मैं अभी निकाल देता हूं। ज्योतिष का यह नियम याद रख लीजिए कि लगन, पंचम, नवम, इन 3 ग्रहों के स्वामियों को हर हालत में मजबूत रखना होता है। शर्त यह होती है, कोई किसी का फोन बीच में ना आ रहा है, कोई उत्तर प्रदेश से है, आयुष नाम का है, ट्रू कॉलर। तो भैया मैं फ़ोन नहीं उठा रहा, अगर आप ये लाइव देखकर कॉल कर रहे हैं, कोई आयुष हैं, तो मैं फ़ोन नहीं आज ले रहा, आज मेरा टॉपिक चल रहा है। ठीक है, फ़ोन वाला दिन नहीं है आज, तो फ़ोन ना कीजिए। अगर आपको कुछ पर्सनल पूछना है तो आप व्हाट्सएप कर दीजिए 98720 पे, तो आपको वहाँ पे आपका आंसर मिलेगा, फ़ोन मत कीजिए। हाँ, क्या मैं बता रहा था? हाँ, कि शुक्र आपके लगन का भी स्वामी है और अष्टम का भी स्वामी है। तो यहां पर थोड़ी कंफ्यूजन, असमंजस पैदा हो जाता है। लेकिन ज्योतिष का, वैदिक ज्योतिष का, महर्षि पराशर के लिखे हुए इस ग्रंथ का एक नियमावली भी है। जब आप लघु पराशरी पढ़ेंगे, लघु पराशरी एक पुस्तक का नाम है, नोट कर लीजिए जो ज्योतिष को एज ए स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं। लघु पराशरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे नियम पता चलेंगे महाराज पराशर जी के लिखे हुए। तो लगन, पंचम, नवम के 3 ग्रह होते हैं, उन तीनों ग्रहों को मजबूत करना होता है। उसके लिए भी शर्त है कि ये भी हो सकता है कि आपका बुध 12वें हो, शनि 12वें हो, ये अष्टम में हो। उन्हें मजबूत करने के लिए वो जिसके घरों में होते हैं ना, उनको पहले ट्यून करना पड़ेगा। ये ना हो कि आपने 12वें घर का रत्न पहन लिया, वो भी आपको परेशान कर सकता है। आपको आपका योगकारी ग्रह का रत्न भी परेशान कर सकता है। उसका कारण यह है कि वो जिस हाउस में बैठा होता है, नेगेटिव हाउस में, उसके लॉर्ड को भी शांत करना पड़ता है, अन्यथा वो भी खराब कर देता है। तो 1, 5, 9 को हर हालत में मजबूत रखना पड़ता है, ये एक नियम है। लेकिन तुला लगन वाले उस समय जब कंफ्यूज होंगे कि अगर हम लगन को बल देंगे तो अष्टम को भी बल मिलेगा, तो यहां पर लग्नेश और अष्टमेश शुक्र ग्रह साझा होने के कारण
आपके लगन का स्वामी होने के कारण ट्यून करने के काबिल है, ट्यून करने के काबिल। ठीक है, ये दान करने के काबिल नहीं है, ट्यून करने के काबिल है। अब ये ट्यून कैसे होगा? शुक्र ग्रह, जैसे कल आपको बताया था कि शनि अगर सांझा ग्रह हो तो झुग्गी झोपड़ी स्लम एरिया के बच्चों को जाकर आप मिठाइयाँ बांटेंगे, शनि रूपी काले रंग की चीज़ें देंगे, तो शनि ट्यून होगा, क्योंकि वो बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे। आपको परसों बताया था कि बृहस्पति को अगर ट्यून करना हो, वो आपका सांझा ग्रह हो कि लगन का भी स्वामी है, छठे का भी स्वामी है, तो कुल गुरु, कुल पुरोहित, ब्राह्मण जो पाठ करने वाले होते हैं, अपने ही माता पिता, दादा दादी, टीचर, गुरु को भेंट करना चाहिए, उससे गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तो तुला लगन वाले जो हैं उन्हें शुक्र ग्रह को कैसे ट्यून करना है? क्योंकि इसको आप दान नहीं कर सकते, इसको आप विसर्जित नहीं कर सकते, इसको आप रेड बुक के उपायों की तरह दबा नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे उपाय हैं लोगों ने लाल किताब के किए हुए, जब वो किसी चीज़ को दबा देते हैं उनके जीवन की वो चीज़ ही रुक जाती है। मेरे पास बड़े क्लाइंट्स आते हैं, वो कहते हैं जी हमने एक बांसुरी में चीनी भर के दबा दी थी, उसके बाद जिस काम के लिए दबाई थी उस काम को आज 10, 15, 20 साल हो गए, वो काम नहीं सिरे चढ़ा। विशेषकर जिनके शनि 7वें होता है उनकी तो वो दबवा ही देते हैं ना, फिर उसकी शादी होती ही नहीं है, शादी नहीं होती। देखिए, जिस काम के लिए उपाय करवाते हैं वो शादी नहीं होती उनकी, फिर उसको मैं एक मेरे पास उपाय है, मैं उसको न्यूट्रल करता हूँ, फिर जाके उनका कोई काम बनता है। ऐसे ही आपके लिए शुक्र है तुला लगन वालों को, आप उसकी कोई भी वस्तु दबा नहीं सकते, कोई भी वस्तु विसर्जन भी नहीं कर सकते, कोई भी वस्तु डोनेशन में भी नहीं भेज सकते, क्योंकि आपका लगन भी साथ में वीक हो जाएगा। तो अब उसको ट्यून करना है आपने। ट्यून करने का तरीका समझ लीजिए, बहुत आसान है, क्योंकि शुक्र की बात हो रही है, स्त्री कारक ग्रह की बात हो रही है, सुंदरता की बात हो रही है, यौवन की बात हो रही है, सुगंध की बात हो रही है, शुक्र की बात हो रही है। शुक्र बेहाता स्त्री को कहा गया है, ध्यान से समझ लीजिए। बुध किसको कहा गया? कन्या को, कुंवारी कन्या को बुध कहा गया है। चंद्र किसको कहा गया है? माता को, बूढ़ी माता, दादी, नानी, सासू माँ को चंद्र कहा गया है। अलग अलग घरों में उनका रूप होता है, कि ससुराल वाले घर में चंद्रमा आ जाए तो वो सासू माँ का रोल अदा कर रहा होता है। चलो वो टॉपिक अलग हो जाएगा, हम शुक्र पे ही रहते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो बेहाता स्त्री है, समझिए, सुहागिन। अब जब भी हम शुक्र की चर्चा करते हैं या महिमा पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर वैभव लक्ष्मी के व्रत का बड़ा ही महत्व है, वैभव लक्ष्मी के व्रत का बड़ा ही महत्व है। तो जो वैभव लक्ष्मी का व्रत है, जब वो व्रत का पालन करके उसका उद्यापन किया जाता है तो उसमें बेहाता स्त्रियां यानी कि विवाहित लेडीज को, जो साक्षात शुक्र का रूप होती हैं, लक्ष्मी का रूप भी कह सकते हैं, लक्ष्मी रूपी स्त्री को गिफ्ट दिए जाते हैं उस वैभव लक्ष्मी के व्रत का पूर्ण संकल्प करने के बाद। तो ये एक सिस्टम है कि जो शुक्र है वो विवाहित स्त्री है, और अब आपने ट्यून करना है। मान लीजिए आपका लगन का स्वामी शुक्र है, आपके 8वें घर का भी स्वामी शुक्र है, और वो आपका खराब हुआ पड़ा है, तो कैसे ट्यून करना है आपने? आपने सबसे पहले तो ओपल पहनना है ताकि लगन मजबूत हो जाए। फिर अष्टम ग्रह का जो स्वामी है, अपने निकट बंधुओं में, अपने भाई बहनों में, अपने दोस्तों में, अपनी सोसाइटी में, कहीं भी देखिए कोई ज़रूरतमंद ऐसा परिवार हो जिसमें पति पत्नी हो, बच्चे हों। पति पत्नी बच्चे का क्या मतलब हो गया? गृहस्थी, पति और पत्नी ब्याहे हुए। तो ब्याहता जो स्त्री होती है उसकी आप सहायता कीजिए। कैसे कीजिए? शुक्र की चीजों के साथ कीजिए। जब आप शुक्र के साक्षात रूप अ मैरिड लेडी, अ ब्याहता स्त्री की सहायता शुक्र रूपी चीजों के साथ करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आशीर्वाद मिलेगा। जब आपको शुक्र की चीजों का भेंट करने से, साक्षात शुक्र से ही दुआ मिल गई, आशीर्वाद मिल गया, तो अष्टम भाव का कोई दोष नहीं लगता, याद रख लीजिए। इसलिए वैभव लक्ष्मी के व्रत का जब
संपूर्णता होती है, वहाँ पर भी भ्याता स्त्री को ही भेंट करने के लिए बताया गया है। और वैभव लक्ष्मी का मतलब शुक्र ग्रह को मजबूत किया जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का जो रूप है वो शुक्र का है। मैंने आपको कल भी बताया था, ऐंग ह्रींग क्लींग 3 शब्द हैं, 3 बीज मंत्र हैं माँ के। ऐंग सरस्वती माता का है, ह्रींग लक्ष्मी का है, क्लींग काली का है। ठीक है, एक बुध है, एक शुक्र है और क्लिंग शनि है, एक शनि है। अब ये 3 ग्रहों को कंट्रोल कर सकती हैं। इसमें हम ह्रींग की बात कर रहे हैं, वैभव लक्ष्मी की। तो ये तरीका है, अगर आपका लगन का स्वामी ही आपके अष्टम का स्वामी हो, उससे ट्यून करने का, उसको दान नहीं करने का, उसका स्टोन पहनने का है। ठीक है, फॉलो। अब करेंगे बात हम आपकी कुंडली के 12वें भाव की। जो लोग तुला लगन वाले अभी अभी जुड़े हैं वो भी सुन सकते हैं कि आज हमारा विषय है कुंडली का 6ठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, जिनको कुंडली के नेगेटिव हाउस कहा जाता है। और चर्चा हो रही है तुला लगन वालों के साथ। तो तुला लगन वालों का जो 12वां भाव है, उसमें जो राशि आती है वो आती है 6 नंबर कन्या राशि, क्योंकि आपके लगन में 7 आएगा तो पीछे 6 ही आएगा। और जो कन्या राशि है फिर आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेगी, क्योंकि वो बुध की राशि है। और जो बुध राशि, बुध है वो आपकी कुंडली के लिए, बुध जो है वो आपकी कुंडली के लिए भाग्य का स्वामी भी है, क्योंकि बुध की एक राशि आपके भाग्य स्थान में आएगी। जो 3 नंबर राशि होती है वो भाग्य में आएगी, जो 6 नंबर राशि है वो कहाँ आएगी? आपके 12वें स्थान में। और 12वां स्थान आपको मालूम है क्या है? 12वां स्थान है खर्च का घर, 12वां स्थान है व्यय का घर, 12वां स्थान एक्चुअली अंतिम स्थान होता है, उसको भी डेथ हाउस कहा गया है। 12वां स्थान विदेश की यात्रा भी करवाता है, जिसे आज के संदर्भ में पॉजिटिव ले लिया, लेकिन ज्योतिष शास्त्र ने उसको पॉजिटिव नहीं कहा, उसको कहा देश निकाला। इस इंसान को देश निकाला हो सकता है जब 12वें की दशा आ गई, समझ गए? 12वें स्थान की दशा कभी कभी खराब हो जाए तो हॉस्पिटल के अंदर ले जाती है इंसान को, और इतना खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है कि बहुत लोगों की कुंडलियां ऐसी पढ़ने को मिल गई कि पैसा भी समाप्त हो गया, बीमारी भी नहीं गई, जीव भी नहीं बचा। वो 12वां घर करता है। जितनी लीगल प्रॉब्लम्स आती है, लीगल प्रॉब्लम्स, जितनी लीगल प्रॉब्लम्स आती है वो सारी 12वें घर से आती है। कोर्ट कचहरी, थाना मुकदमा, झगड़े, जितना, जब जेल यात्रा हो गई या कोर्ट कचहरी जाने पड़ गया, समझ लीजिए 12वां घर जागा हुआ है। तो 12वां घर जो है वो बड़ा खतरनाक है भाई। हालांकि इसको मोक्ष स्थान कहा गया है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति के रास्ते बड़े टेढ़े हैं, बड़े संघर्षमयी हैं, बड़े दिक्कत भरे हैं, उसके बड़े नियम होते हैं जो गृहस्थी आदमी नहीं पाल सकता। इसलिए मोक्ष शब्द को तो मैंने शब्दकोश से ही निकाल दिया है, जैसे मैंने राजयोग शब्द को भी निकाल दिया ज्योतिष में से। अब राजयोग, लोग कहते हैं मेरी कुंडली में राजयोग है, मैं कहता हूँ कैसे आए हो? कहता पंडित जी ऑटो ते आया वहां। वो कहता ऑटो ते आया वहां, राजयोग ढूंढ रहे हो, है ना? मेरी कुंडली में राजयोग है, मैं घर लेना चाहता हूँ पंडित जी, मकान लेना चाहता हूँ। मैंने पूछा पैसे हैं तुम्हारे साथ पास? वो कहता पैसे तो नहीं है। फिर मैं चुप करके बैठ जाता हूँ। जब मैं पूछता हूँ कैसा घर चाहिए, कहता 3-4 कमरे हो, अटैच बाथरूम हो, बढ़िया सी लॉबी हो। मैं कहा कम से कम 65-70 लाख का बजट है तुम्हारे पास? खोलें फिर कुंडली के उपाय करें, क्योंकि जो मकान तुम लेना चाहते हो 65-70 का तो बनेगा ही कम से कम। वो कहता अभी तो किराए के घर में रहता हूँ पंडित जी। तो मैं सोचता हूँ कि लोग भ्रमित हुए पड़े हैं। तो मैंने राजयोग शब्द भी निकाल दिया है किसी का नहीं होता, क्योंकि ये राजयोग शब्द उस समय इस्तेमाल किया जाता था जब राजा की कुंडली राज ज्योतिषी देखता था। प्रजा को तो ज्योतिषी के पास भी नहीं फटकने देते थे राजा, प्रजा को ज्योतिषी के पास नहीं फटकने देते थे राजा। राज ज्योतिषी को एक अलग से भवन लेके देता था राजा, सोने के पिंजरे जैसा महल। और राज ज्योतिषी को यह कहा गया था महाराज जी, ब्राह्मण देवता पंडित जी,
आप वहाँ बैठे पाठ कीजिए, पूजन कीजिए, गऊ ले लीजिए हमसे, हीरे पन्ने चावल अनाज धन गुड़ दलिया ले लीजिए, खाइए पीजिए, और केवल राजा रानी और उसके बच्चों की कुंडली देखनी है आपने, और ईश्वर को प्रार्थना करनी है, जप करने हैं, तप करने हैं, यज्ञ करने हैं। जनता को तो हवा भी नहीं लगने देते थे ज्योतिष विद्या की, राज ज्योतिषी की, बिल्कुल फटक नहीं सकता था। और जब एक ज्योतिषी जब राजा के पास जाएगा तो वो कहेगा कि ये राजयोग शब्द है, राजयोग शब्द है। इसलिए राजयोग जो शब्द है वो अब आप हमारी मेरी भी, मैं अपनी भी बात करता हूं, हमारी कुंडलियों में कोई राजवाज योग नहीं है। जब अब पुराने जमाने में राजयोग कहा जाता था कि महाराज आपके पास इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने रथ होंगे, ठीक है, यानी कि राजा सवारी पर चलेगा, पैदल तो चलेगा नहीं राजा जनता की तरह। और अब आप सबके पास हाथी घोड़े हैं, सबके पास व्हीकल्स हैं, बाइक है, स्कूटर्स हैं, स्कूटी है, कारें हैं, छोटी गाड़ी है, एसयूवी है, एक एक घर में 3-3 कारें हैं, बच्चों के घर में अलग से टीवी है, आपके कमरे में अलग से टीवी है, ड्राइंग रूम में अलग से टीवी है, सबके पास 8-8 10-10 मोबाइल हैं एक एक घर में। तो आप सबका राजयोग जागा हुआ है, सबका जागा हुआ है राजयोग। तो इसलिए आज के संदर्भ में ये शब्द मैंने निकाल दिया है। लोग अगर पूछते हैं ना पंडित जी देखना मेरी कुंडली में राजयोग है, तो फिर मैं थोड़ा सा ऐसे करके देखता हूँ उसको, ये कौन से देश का राजा आ गया मेरे पास, राजयोग ढूंढ रहा है, फिर मैं ठीक कर लेता हूँ अपने चश्मे के, तो नहीं भैया नहीं है, समझ गए। तो ये बड़े ध्यान से देखने वाली बातें हैं। तो आइए वापस चलते हैं। तुला लगन के 12वें घर का स्वामी बुध होता है, आपके भाग्य का स्वामी भी बुध होता है और आपके 12वें घर का स्वामी भी बुध होता है। यानी कि जहां पे बुध थोड़ा सा गड़बड़ा गया, भाग्य देता देता आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकता है, भाग्य देता देता आपको थाने कचहरी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। बुध बड़ा खतरनाक ग्रह होता है। बुध की परिभाषा एक आधे एपिसोड में नहीं पूरी होगी, जितना एक्सपीरियंस हमने बुध ग्रह का लिया है, समझ गए। तो बुध जो है उसकी स्थिति को आपको पहले तो समझना पड़ेगा कि कुंडली के किस हाउस में है। अगर मान लीजिए तुला लगन है और बुध चला गया मंगल की राशियों में, मेष में या वृश्चिक में, तो बड़ा खतरनाक बुध हो जाएगा, क्योंकि बुध मंगल के साथ मिला नहीं, राहु क्रिएट हो जाता है। वहां पर यह बुध जेल की यात्रा दे सकता है, वहां पर यह बुध बीमारी हॉस्पिटल की यात्रा दे सकता है, वहां पर यह बुध खर्चे परेशानियां टेंशन चिंता दे सकता है, क्योंकि मंगल की जो राशियां हैं वो बुध को खराब कर देती हैं। अपनी कुंडली में देख लीजिए, बुध कहीं राहु के साथ या केतु के साथ पितृदोष तो नहीं बना रहा, वहां पर बुध खराब हो जाता है। बुध की निशानियां समझ लीजिए। रिश्तों में बुध बहन भुआ बेटी, बहन बुआ बेटी मौसी साली तक को कहा गया है, साली तक को, समझ गए, साली तक को कहा गया है। तो अगर आपके आसपास संदर्भ में आपको ऐसा नजर आए कि बहन जो है वो परेशान है, वो अपनी मैरिज लाइफ में सेट नहीं है, या उसको ही कोई बीमारी है, बुआ जो है वो बड़ी परेशान है, वो फूफा जी उसको तंगी करते रहते हैं खा पी के, बेटी जो है वो ससुराल में सेट नहीं हो पा रही है, या पढ़ाई में ठीक नहीं हो पा रही, या उल्टे सीधे कामों में उलझ गई है, साली जो है वो अपने घर में अगर परेशान है, तो ये बुध के रिश्ते होते हैं। ये निशानी है, चाहे कुंडली ना भी हो आपके पास, अगर इन रिश्तों में से आपको अधिकतर ऐसा नजर आ जाए कि खराबियां हैं उनके परिवारों में, तो क्या समझ जाएंगे कि कुंडली का बुध जो है वो नेगेटिव हुआ पड़ा है। हमारे शरीर में सूंघने और टेस्ट की जो शक्ति होती है वो भी बुध की होती है। आजकल मेरी भी उड़ी हुई है कई दिनों से। तो सूंघने की शक्ति और टेस्ट जो उड़ गया, समझ लीजिए सेंसेस का मालिक बुध खराब हो गया। बुध ब्रेन को, बुद्धि को, सेंसेस को कहा गया। कई बार बच्चा हकला के बोलता है, हकला के, जिसको पंजाबी में कहते तोतला है, ठीक है।
जब वो हकला के बोलता है तो समझ लीजिए बुध ग्रह खराब है कुंडली का, चाहे वो आपका लगन पंचम नवम का स्वामी ही क्यों ना हो, चाहे वो आपके भाग्य का स्वामी क्यों ना हो, तुला लगन वालों का। तो ये निशानी है उसके नेगेटिव होने की। वो कैसे नेगेटिव होता है? वो मंगल की राशियों में नेगेटिव होता है। बुध की बृहस्पति के साथ बड़ी लड़ाई है, वो बृहस्पति की राशियों में नेगेटिव होता है। बुध और बृहस्पति दोनों एक दूसरे के साथ नेगेटिव होते हैं, बुध और बृहस्पति दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए इन निशानियों से भी आप समझ सकते हैं कि चाहे वो आपके लगन पंचम नवम में से भाग्य नवम स्थान का स्वामी है, लेकिन वो खराब बुध है, लेकिन वो ट्यून करने वाला बुध है, लेकिन वो सेट करने वाला बुध है, लेकिन वो ठीक करने वाला बुध है। अब क्योंकि आज तुला लगन की बात हो रही है, तो यहां पर अगर मान लीजिए खुदा ना खास्ता आपका बुध ही 12वें घर में है, आपका बुध अष्टम में है, आपका बुध राहु या केतु को टच कर गया, तो ये सारे रिश्ते आपके लिए नीरस होते हैं जो मैंने बताए हैं। वहां पर बुध का रतन पहन लेना, बुध की चीजें प्रयोग कर लेना, वो भी खराब तब तक करती रहेंगी जब तक आप उन नेगेटिव ग्रहों को ठीक नहीं करेंगे जो बुध को खराब कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी मैं आपको उपाय बताता हूं, मैं कहता हूं लगन पंचम नवम को हर हालत में स्ट्रांग करना है, पन्ना नीलम ओपल हर हालत में यूज करने हैं। लेकिन वो जो हर हालत है उसके पीछे यही नियम है कि इन 3 ग्रहों को खराब करने वाले ग्रहों को पहले ठीक करना है। तो ये भी आप समझ लीजिए कि बुध ग्रह तुला लगन वालों को अगर किस्मत दे सकता है तो जेल यात्रा भी दे सकता है। तो आपको अब क्या करना है इसको कि हमें किस्मत ही मिले, हमें बीमारी ना मिले, हॉस्पिटल ना मिले, जेल ना मिले, थाना ना मिले। क्या करना है? ट्यून करना है बुध को। कारण क्योंकि तुला लगन भी दैत्य श्रेणी, बुध भी दैत्य श्रेणी, शुक्र का मित्र बुध, शनि का मित्र बुध, इन तीनों को मजबूत करना है, इसको ट्यून करना पड़ेगा। कैसे ट्यून करना पड़ेगा आइए आपको समझा देते हैं। कभी भी गलती से आपको बुध की चीजों का डोनेशन नहीं करना, नहीं तो भाग्य भी आपका साथ में दान हो जाएगा, भाग्य की भी डोनेशन हो जाएगी। कमरे में ठंड बढ़ गई है। कभी भी आपको, जो तुला लगन के लोग हैं, बुध की वस्तुओं का डोनेशन नहीं करना चाहिए। आप लोग बुध की चीजें, ग्रीन चीजें गाय को खिला सकते हैं, जैसे हरा चारा, क्योंकि गाय ने उसको गोबर और गौमूत्र में परिवर्तित करके उच्च शुक्र बना देना है। तो तुला लगन का स्वामी शुक्र होता है, वहां पर इस शेप में वो आपको शुभ प्रभाव देने लग जाएगा। आप बुध की हरी चीजें छोटी कंजकों को गिफ्ट दे सकते हैं। जो कंजक 9 वर्ष की आयु से छोटी है, विशेषकर जो अभी मासिक धर्म के चक्र में नहीं आई होती, मेंस्ट्रुएशनल सिस्टम में नहीं होगी, वो बुध मानी जाएगी। तो छोटी कन्या, छोटी कंजक, उसके चरणों को हाथ लगाएं और उसे ग्रीन चीजें गिफ्ट करें। अब बुध बुद्धि का, विद्या का, एजुकेशन का कारक है। कोई भी अपने घर में, परिवार में, अपने आसपास है ना, कोई जरूरतमंद परिवार हो, उनके घर में बच्ची हो, बेटियां हो और वो पढ़ना चाहती हो, तो उनकी शिक्षा का जिम्मा ले लीजिए एक आदि का, तो आपका बुध ठीक हो जाएगा। बुध बिजनेस का भी ग्रह है, बुध व्यापार का भी ग्रह है, बुध ट्रेडिंग का भी ग्रह है, बुध स्टॉक एक्सचेंज का भी ग्रह है। और आज जिस हम युग में बैठे हुए हैं, बुध ग्रह 99.9999999999 सबने खराब किया हुआ है। कैसे? भ्रूण हत्या से, फीमेल फीटस के मर्डर से। और फिर अगर लोग कहते हैं पंडित जी बिजनेस नहीं चल रहा, हम तो दान पुण्य बड़े करते हैं, हम बड़े मंदिरों में जाते हैं, हम तो गहुओं को पट्टे खिलाते हैं, गरीबों में लंगर लगाते हैं, इतने इतने रतन भी पहन लिए ज्योतिषियों के कहने पे। तो मैं कहता हूँ भैया ये जो बिजनेस नहीं चल रहा ना, जो तुम्हारा कर्जा नहीं जो खत्म हो रहा, उसके पीछे एक राज होता है। क्योंकि क्या राज होता है पंडित जी? उसने बुध ग्रह खराब किया होता है। नहीं हम तो गऊ को पट्टे खिलाते हैं, हमारा तो बुध गऊ को पट्टे खिलाने से ठीक हो जाता है। मैं कहा अच्छा और क्या करते हो?
हम हरी चीज़ें भी भेंट करते हैं, बुद्ध की होती हैं, मंदिर में भी रख देते हैं। मैं कहा और क्या करते हो? मतलब तमाम हरी चीज़ों के उपाय गिना देंगे। फिर मैं पूछता हूँ, घर में आपके किसी ने कभी जाने अनजाने सोचकर किसी ने अबॉर्शन करवाया कभी? तो वो ऐसे इधर उधर बगलें झांकने लग जाते हैं। समझ गए क्या? तो जब जब ये भ्रूण हत्या का पाप अपने सर पर लेंगे, तब तब ये पन्ने, नीलम, हीरे, मोती, मूंगे, पुखराज कोई असर नहीं करेंगे। तब तब ये बिजनेस फेल होंगे, तब तब स्टॉक एक्सचेंज में लगाए हुए पैसे मरेंगे, तब तब व्यापार डाउन जाएंगे, तब तब उधार फंसेगा, तब तब पैसा डूबेगा ही डूबेगा। क्योंकि बुध है इसके पीछे। बुध इज बिजनेस, बुध इज स्टॉक एक्सचेंज, बुध इज ट्रेडिंग, बुध इज डीलिंग, बुध इज कमीशन। तो ये 99 पॉइंट कितने बताया मैंने? 999999। तो हर एक परिवार में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी ने ये बुध की हत्या की होती है, और उस घर में फिर श्राप चल रहा होता है। और आ जाते हैं हमारे पास ऐसे केस बड़े, इनको भी ठीक करते हैं हम। क्योंकि धर्म के 10 लक्षण हैं हमारे शास्त्र में, और उनमें एक लक्षण है पश्चाताप भी कर सकते हैं आप। सच्चे मन से अगर आप चाहें तो आप पश्चाताप भी कर सकते हैं अपनी की हुई गलतियों का, अपने किए हुए बुरे कर्मों का। तो जब ये बुध का मेरे पास केस आ जाता है, तो फिर सीधा सीधा एक ही काम होता है कि किसी ऐसे निर्धन की, गरीब की, जरूरतमंद की बच्ची का सारा जिम्मा अपने सर पे ले लीजिए, जो आप अपने खुद की बच्ची का नहीं करना चाहते थे, जिसकी हत्या गर्भ में की है। अब देखिए वो किसी और के रूप में आपके पास आएगी। तो वो होता है पश्चाताप। फिर होता है बुध ग्रह ठीक। तो ये जो हाउ टू ट्यून बुध फॉर दैत्य लगन शुक्र, जिसमें आप बुध के दान नहीं कर सकते, डोनेशन नहीं कर सकते, बहा नहीं सकते, जला नहीं सकते, दबा नहीं सकते, वहां पर आपको बुध को पहले तो स्ट्रांग करना है, फिर ट्यून भी करना है। स्ट्रांग कैसे किया जाता है? खुद ग्रीन चीजें यूज करके, पन्ना रतन धारण करके। और ट्यून कैसे होगा अब मैंने आपको बता दिया है। जब भी नवरात्रें आए, जब भी कंजकों की सेवा का अवसर मिले, जब भी जागरण के बाद हम कंजके बिठाएं, जब भी हम वैष्णो देवी चिंतपूर्णी से बाहर निकलते हुए कंजकों का पूजन करें, अगर आपको ज्ञान हो कि आपका लगन क्या है, या ना भी ज्ञान हो चलिए, तो आपको हरी चीजों का भेंट जरूर करना चाहिए छोटी कंजकों को, छोटी कन्याओं को, एज ए गिफ्ट, उनके चरणों को हाथ लगाकर। ये पश्चाताप है। और अगर खुदा ना खास्ता किसी ने वो गलती की है जिसका जिक्र मैंने अभी किया है, भ्रूण हत्या, तो उसे तो 100% पश्चाताप के तौर पर किसी ना किसी निर्धन, गरीब, जरूरतमंद स्टूडेंट, छोटी बच्ची की शिक्षा का, विद्या का, वस्त्रों का, पढ़ाई का, किताब का, बैग का, फीस का, रोजी का, रोटी का जिम्मा लेना चाहिए। तब जाकर बुध ठीक होगा। नहीं तो जितना मर्जी महंगे पन्ने पहन लीजिए, इंपोर्टेड पन्ने पहन लीजिए, कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? तो ये चीजें आपको खुद को समझनी है। मैंने तो ब्लंटली बता देना है। मेरे जैसा आदमी है जो सीधा सीधा मुंह पे बोल देता है, यहाँ ऑफिस में आए बंदे को बोल देता है कि भैया या तो उठ के चले जाओ या सच सच बता दो। फिर सच सच बताते हैं, मेरे मम्मी ने ऐसा बोला था, ये करवा दो, वो करवा दो, सारी बातें फिर मेरे पास आ जाती हैं। फिर आपका वकील, आपका अकाउंटेंट, सीए और आपका एस्ट्रोलॉजर आपको तभी सलाह दे सकता है अच्छी, तभी बचा सकता है, जब आप खुद बताएंगे कि हाँ मैंने किताबों में घपला किया है, हाँ मैंने ये क्राइम किया है। तब वकील साहब कहेंगे चलो किया है ना, कोई बात नहीं, अब धारा निकालते हैं जो आपको थोड़ी सजा में बचा दे। जैसे आज प्रशांत भूषण को 1 रुपया, उसकी औकात निकाली सुप्रीम कोर्ट ने, 1 रुपया। अब मैंने लिखा कि या तो वो 1 रुपया दे, या फिर कहता था मैं तो जेल जाऊंगा, मैं नहीं सजा भुगतूंगा। अब 1 रुपया उसकी सजा है, या जेल जा या 1 रुपया दे, सजा है उसकी। अब देख लेते हैं वो कितनी टशन दिखाता है।
ठीक है। तो इसलिए घपला अगर किया हो उसको खुल के अपने कंसल्टेंट के साथ आपको साझा करना पड़ेगा, तब जाके आपको गाइडेंस मिलेगी। ठीक है, 1 घंटे का लाइव हो गया है। तो तुला लगन वालों, दोस्तों याद रख लीजिए, आपको मैंने लगभग सारी बातें खोल के बता दी हैं। आपकी कुंडली का मोस्ट नेगेटिव ग्रह कौन सा निकला? बृहस्पति, क्योंकि छठे घर में बृहस्पति की राशि है, 8वें में शुक्र की है, वो भी आपका मित्र है, और 12वें में बुध की है, वो भी आपका मित्र है। इसलिए आप शुक्र और बुध की चीज़ों को ट्यून करेंगे। वो कैसे करना है मैंने इसी एपिसोड में बता दिया आपको। लेकिन तुला लगन वालों को नुकसान देने वाला ग्रह, डाउन करने वाला ग्रह, पंजाबी में कह दिए बर्बाद करने वाला ग्रह बृहस्पति है। बृहस्पति की दशा जब आ जाती है तुला लगन वालों को, उन्हें अपने सारे काम धंधे ट्रांसफ़र कर देने चाहिए, बच्चों की तरफ, बीवी की तरफ, भाई की तरफ, जिसके साथ भी उसका ट्रस्ट हो, फेथ हो। ठीक है, तो ये था सारा आज का तुला लगन का पूरा ब्यौरा। तो मैं समझता हूँ आपको खूब जानकारी मिली होगी, खूब आपने इसको समझ लिया होगा कि कैसे आप तुला लगन की अपनी कुंडली को ठीक कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप समेट कर रखिए, और इस एपिसोड को भी आप शेयर करके संभाल के रखिए, क्योंकि ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको विरला ही कोई बताएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब कल बारी किसकी है? वृश्चिक लगन की, नंबर 8 की। ठीक है, कल जो लोग वृश्चिक लगन के हैं उनके साथ बताया जाएगा उन्हें कि आपकी कुंडली का छठा घर, 8वां घर और 12वां घर किस ग्रह के अंतर्गत आता है, आपकी कुंडली को बचाने वाले ग्रह कौन से हैं, आपकी कुंडली को फंसाने वाले ग्रह कौन से हैं। वृश्चिक लगन के बारे में कल बात करेंगे। आज आपने तुला लगन की सारी जानकारियां ले ली हैं। आज इस लाइव एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। अनंत चतुर्दशी का शुभ दिन कल है। जो लोग भगवान गणेश जी की पाठ पूजन जाप कर रहे हैं, कल का दिन है प्रभु को विसर्जन उनके धाम में पहुंचाने का, और उसके बाद पितृपक्ष शुरू हो जाएगा। पितृपक्ष के 1 महीने के गैप के बाद इस बार नवरात्रे आएंगे, क्योंकि बीच में एक मल मास आ रहा है, उसका भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। तो जैसे जैसे आप पंचांग को, अपने फेस्टिवल्स को, अपनी संस्कारों को, सनातन धर्म के नियमों को, अपनी कुंडली को समझते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे कि आपके जीवन में अजब परिवर्तन है। आपके मन में एक असीम शांति की भावना पैदा होगी, क्योंकि ये जो हमारा शास्त्र है ना, ये बताता है कि हे अर्जुन, तू क्यों परेशान है भैया? तू कुछ लेके तो आया ही नहीं था, तू क्या कह रहा मेरा नुकसान हो रहा है? कौन सा नुकसान? तुमने क्या बनाया? तू जैसे आया था वैसे ही जाएगा। ये सारी चीज़ें, जितने महल चुबारे, घर, ज़मीन, जायदाद, गाड़ियाँ, इतने एकड़, इतने किले, सब नीचे रह जाने हैं। तो ये हमारा शास्त्र हमें ज्ञान देता है। और ये जो ज्योतिष शास्त्र है, ये वेदों का चक्षु है। इसे कहा गया ज्योतिषम वेदा नाम चक्षु। अगर आपने वेद का ज्ञान लेना है तो आपको ज्योतिष का ज्ञान भी होना चाहिए, और अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान हो गया तो आपको जीवन जीने की एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग इज एस्ट्रोलॉजी। एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग इज एस्ट्रोलॉजी, नॉट ड्रामाज। ठीक है, आप तरह तरह के आर्ट ऑफ लिविंग के नाम पे नाटक देखते होंगे। एक्चुअली आर्ट ऑफ लिविंग इज एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको बता सकती है कि कौन सा ग्रह आपको जीवन में सफलता दे सकता है, आपको घर, गाड़ी, जॉब, नौकरी, संतान, पत्नी, बच्चे, सेहत दे सकता है, पैसा दे सकता है, धन दे सकता है, कारोबार दे सकता है, और कौन सा ग्रह आपको बीमारी, शत्रु, कर्जे, टेंशन, चिंता, कोर्ट कचहरी, थाने दे सकता है। तो इनको बैलेंस करने का तरीका आपको एस्ट्रोलॉजी बताती है। तो एक्चुअल आर्ट ऑफ लिविंग इज एस्ट्रोलॉजी, इसको भी याद रख लीजिए। ठीक है, तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, अब अपनी वाणी को मैं विराम लगा रहा हूँ। कल आपके साथ फिर से चर्चा करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। आज मैंने किसी के नाम, किसी के कमेंट, किसी की बातें नहीं पढ़ी हैं। पढ़ रहा था लेकिन मैंने बीच में इंटरफेयर नहीं किया। बीच में थोड़ा सा मुझे कुछ हैंकी पैंकी भी नज़र आया था। वो हैंकी पैंकी आपने क्या किया है,
अभी लाइव को बंद करने के बाद आराम से मैं देखूंगा, और जो ज़्यादा हैंकी पैंकी वाला हुआ हो सकता है वो ब्लॉक की लिस्ट पे भी जा सकता है। ठीक है, इजाज़त दीजिए, कल मिलेंगे वृश्चिक लगन वालों के साथ, और वो तो लाजमी मिलेंगे क्योंकि मेरा अपना ही वृश्चिक लगन है। धन्यवाद, शुक्रिया, जय श्री राम, सत श्री अकाल।